गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। 2 दिन थोड़ा दिक्कत था तो इसलिए हम लोग ने उसको स्क्रीन रिकॉर्डर से करके ही आपको प्रोवाइड कर दिया था। ठीक है, अभी फिर से हम लोग बोर्ड पे आ गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा समझना है ना तो बोर्ड पे थोड़ा दिखता है, हम भी देखेंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाएगा क्या। तो आज हम लोग फिर से एसएससी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस का कॉमन एरर वाला पोर्शन जो होता है ना, स्पोर्टिंग एरिया जिसको कहते हैं, उसको लिए हैं। आज हमने क्वेश्चन लिखने का नहीं सोचा, थोड़ा वीडियो लंबा होगा तो होगा, लेकिन हम लोग एक एक करके करेंगे क्या, ठीक है ना। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन जो है, ठीक है, उसमें देखिएगा पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आया है वो देखिएगा आया है, वो लिखा है स्कार्सली डिड आई रीच द एयरपोर्ट nervous and tense then the plane took off leaving me stranded in an alien place। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, ठीक है ना। जितना लंबा होता है बाबू उतना ही आसान होता है, समझे। जितना लंबा होता है ना उतना ही आसान होता है। थोड़ा देखिएगा, हमने इस क्वेश्चन को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ज़्यादा इस क्वेश्चन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमको क्या मिला है पहले बार में ही, ये देखिए कंजक्शन का एक पोर्शन है जो कंपोजिट के अंतर्गत आता है। ये स्कार्सली का, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन चलता है किसके साथ, वेन के साथ। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है जी, देन दिया हुआ है, इस हिसाब से वेन होना चाहिए, सेंटेंस मेरा सही हो जाएगा। क्लियर। कितना आसान क्वेश्चन था, लग रहा था इतना बड़ा देख के कि आप डर जाइएगा, डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, एकदम आसानी से आपका काम हो गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, तो देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने आया वो कहता है कि द पावर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंसेस इज द बेसिस ऑफ साइंस एंड आर्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हमारा कहना है कि जब आप डिस्टिंग्विश टर्म यूज ही कर रहे हैं तो फिर ये लिखने की क्या जरूरत है। इसका मतलब ही तो होता है कि दो के बीच अंतर करने के लिए हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं, ठीक है ना। तो फिर डिफरेंस लिखने की कोई ज़रूरत है जी, यानी हम डायरेक्ट सिर्फ मेरा डिस्टिंग्विश से काम चल जाएगा, ठीक है ना। इस वजह से ये पोर्शन की ज़रूरत नहीं है, यानी हमारे बी पोर्शन में एरर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई हैव सीन हर ओनली वंस बट आई एम लाइकिंग। देखिए लाइकिंग नहीं लिख सकते हैं, इमोशन को शो करने वाले, है ना, इमोशन को शो करने वाले टर्म कभी भी अपने चौथे रूप में नहीं होगा। यानी यहाँ पर लाइक होना चाहिए था, तो आई लाइक हर ए लॉट। क्लियर है ना, यहाँ होना चाहिए था आई लाइक हर ए लॉट। क्लियर। यानी ये पोर्शन मेरा गलत है, सी नंबर पोर्शन गलत होगा। फिर से समझिएगा, आई हैव सीन हर ओनली वंस बट आई एम लाइकिंग की जगह पर क्या करना चाहिए था, लाइकिंग को V4 में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर क्या होना चाहिए था, आई लाइक हर अ लॉट। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। क्वेश्चन हमारे सामने आया है बाबू, आई टोल्ड हिम दैट वी इंजॉयड वेरी मच एट द पार्टी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने का देरी है, उसमें फिर टेंशन नहीं लेने की बात नहीं थी, ठीक है ना। ऐसे नियम के हिसाब से पहले तो एट पार्टी होना चाहिए, क्योंकि वो पार्टी वाला जो स्थान होता है वो दिन भर नहीं रुकते हैं, कंपैरेटिवली कम समय के लिए रुका जाता है। लेकिन पहले गलती यहीं पर मिल गया है कि जब हमने कहना है कि आपने जब पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया है तो इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया है ना, तो सेकेंड वाला जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा बाबू, पास्ट परफेक्ट का होगा। इस हिसाब से
हमें यहाँ क्या करना चाहिए था बाबू, हैड। याद रखिएगा, यदि पहले पोर्शन में आपने V2 लिखा है तो दूसरे में हैड प्लस V3 आपको लिखना ही होगा। क्लियर है ना? तो आसान था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बाबू क्या कहता है, जॉन इज वर्किंग वेरी हार्डली। देखिएगा यहाँ पर ही समस्या है बाबू, ये हार्ड होता है ना कि क्या होता है बाबू, हार्डली होता है। हार्डली जो है वो कंपोजिट कंजक्शन के अंतर्गत आता है ना, जिसका अपना एक कॉम्बिनेशन चलता है किसके साथ, वेन के साथ। तो यहाँ पर हार्डली की जगह पर क्या होना चाहिए था, वो हार्ड होना चाहिए था। क्लियर है ना? एकदम देखिएगा एग्जामिनेशन के पर्पज से ज़्यादा हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जो क्वेश्चन हमारे सामने है एकदम देखिए कि वो कहाँ पर टिका हुआ है, किस पोर्शन को देखने से हमारा आंसर क्लेरिफाई हो जाएगा। तो हार्डली को यदि हम हार्ड में रिप्लेस कर देते तो मेरा सेंटेंस सही हो जाता है, क्योंकि हार्डली तो होगा तो फिर वेन का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, जबकि यहाँ पर कंजक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर है ना? क्योंकि कंजक्शन आगे हमको दिया हुआ था, एज भी तो अपने आप में कंजक्शन हो जाता है ना। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बाबू। मीन्स स्टडी, ठीक है, नो एरर। आप एक बात बताते हैं बाबू, यहाँ पर ये देखिए क्या करके आया, यहाँ ये प्रेपोजिशन के भूमिका में आया, और प्रेपोजिशन के भूमिका में आया तो नए टर्म को सेंटेंस में जोड़ेगा। आपका नया टर्म जो जुड़ा वो कौन था बाबू, स्टडी था। स्टडी है तो सेंटेंस को किस में होना होगा, पास्ट में होना होगा। और सिंस जब प्रेपोजिशन की भूमिका में होता है तो वो ये कहता है कि मेरे पीछे वाला सेंटेंस या तो पास्ट परफेक्ट का होगा या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा। कल के वीडियो में ये कॉन्सेप्ट आपको दिया जा चुका है, तो उसको तो आप देखे होंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, पास्ट परफेक्ट में लगा देते हैं। तो यदि यहाँ पर हम लगा देते आई हैड, ही हैड ईटेन, ठीक है, नथिंग सिंस यस्टरडे, सेंटेंस मेरा सही हो जाएगा। क्लियर है ना बाबू? इसने फिर से देखिएगा, सिंस ने कहा कि मेरे पीछे वाला सेंटेंस या तो पास्ट परफेक्ट का होगा या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा। और आगे तो आप समझ रहे हैं कि पास्ट को डिनोट करने वाले ही कुछ टर्म होंगे, तो पास्ट को डिनोट करने वाला टर्म यस्टरडे है मेरा, तो उस हिसाब से पीछे वाला सेंटेंस होना चाहिए था पास्ट परफेक्ट का या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। यहाँ पर ही एट दिया था जो पास्ट इंडेफिनिट का था, उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में बदल दिए हैड ईटेन से। क्लियर? यानी इस पोर्शन में गड़बड़ी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बाबू। तो हमारे सामने आया है, एन एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन हैज ब्रॉट ग्लिमर ऑफ होप। एन एक्सपेरिमेंटल, ये तो मेरा सही है बाबू। वैक्सीन है, ये सिंगुलर है तो इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है, तो इसके बाद V3 के उसके यहाँ भी सही है। देखिएगा ये ग्लिमर, इस टर्म को इधर से जोड़ने के लिए यहाँ ऑफ दिया है, तो यहाँ पर निश्चित तौर पर किसी न किसी आर्टिकल का ज़रूरत होगा, या तो आप ए करें या फिर द करें। जनरली हमको ये करना ए का यूज करना चाहिए, क्योंकि इसके उपयोग के प्रति अभी 100% कन्फर्मेशन वाली बात नहीं हुई है। यदि कन्फर्मेशन हो जाता तो यहाँ पर क्या लगाया था बाबू, द, है ना। जैसे हम पढ़े भी तो थे, द प्लस नॉन प्लस ऑफ का यूज किया जाता है। क्लियर है ना? ए प्लस नॉन प्लस ऑफ का यूज किया जाता है। ये वाला तब यूज किया जाता है जब 100% श्योरिटी की बात नहीं होती है, और द प्लस नॉन प्लस ऑफ तब यूज किया जाता है जब 100% श्योरिटी की बात होती है। तो यहाँ श्योरिटी वाली तो बात दिख नहीं रही है, ठीक है ना। आशा की एक किरण लाई है, अब ये किरण पूरा होगा कि नहीं होगा, तो वैसे कंडीशन में हमको यहाँ पर क्या यूज करना चाहिए बाबू, ये का यूज करना चाहिए। ग्लिमर ऑफ होप मतलब होता है आशा की किरण। क्लियर है? नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं बाबू, नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमारे सामने आ गया बाबू। कहता है, आफ्टर मेकिंग मी वेट फॉर 2 ऑर्गेनाइजिंग आवर्स वी द ग्रेट मैन कॉल्ड मेन इन एंड आस्क्ड मी व्हाट डू यू वांट। देखिए बाबू, हम पिछले क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़े थे, कितना देखिए इम्पॉर्टेंट था वो कॉन्सेप्ट। हमने बोला था कि जब WH वर्ड आएगा, है ना बाबू, तो 2 कंडीशंस लागू होंगे। यदि आप इसके तुरंत बाद कोई हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, ठीक है ना, तो इसके अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन का यूज किया जाएगा। क्लियर है ना? और WH वर्ड हो और तुरंत यदि आप सब्जेक्ट का यूज करते हैं तो सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप की ज़रूरत होगी। यहाँ पर देखिएगा बाबू, ये देखिए इस टर्म को थोड़ा सा देखिए, पूरा तो हिंदी हम नहीं जानते, बस यही चीज़ देख के तुरंत आ गए हम लोग। यहाँ पर इसने कहा
कि व्हाट के बाद आपने डू लगाया है, तो या तो आप यहाँ पर ये लिखते, चूँकि ये नहीं दिया गया है तो हम फुल स्टॉप वाला को मानेंगे। तो यहाँ पर डू यू की जगह पहले क्या होना चाहिए था बाबू, यू, व्हाट यू वांट या व्हाट दे वांट। क्लियर, समझ में आया? यहाँ पर व्हाट के बाद तुरंत हमको सब्जेक्ट देना था, इस हिसाब से हमको यहाँ पर डू का यूज नहीं करना चाहिए। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बाबू। क्वेश्चन हमारा आ गया है बाबू, हमारे सामने है, देखिएगा क्या आया है कि द वेवे एंड द फ्लो ऑफ द टाइड्स, कहता है ये टाइड्स जो है उसके उतार और चढ़ाव ये दोनों है एंड से जुड़ा हुआ है, लेकिन एक ही चीज़ का कैरेक्टर दिखा रहा है बाबू। तो ये पूरी मिलकर कंडीशन जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, सिंगुलर की हो जाएगी। और जब सिंगुलर है तो आर के लिए कोई जगह है क्या, नहीं ना है, वहाँ पर क्या होना चाहिए बाबू, ईज होना चाहिए। क्लियर है ना? क्लियर है ना? क्या होना चाहिए बाबू, ईज होना चाहिए। क्लियर है? बहुत आसान था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बाबू। हमारे सामने जो नया क्वेश्चन है वो ये है कि द ग्रीन पेंट ऑफ द वॉल, ये तो पूरा कंडीशन मेरा सिंगुलर का हो गया बाबू। जब ये सिंगुलर है तो इसके हिसाब से इसने V5 का यूज किया, ये मेरा पोर्शन सही है। विद द येलो कलर से ये भी सही है ना? पीले रंग के साथ जो दीवार को रंगा गया है ग्रीन पेंट वाला, ठीक है ना, उससे एकदम सुटेबल कंट्रास्ट क्या करता है, फील कराता है, प्रोवाइड कराता है। तो जब ये भी सिंगुलर, ये भी सही, ये भी सही, तो फिर गलती के लिए कोई जगह है क्या, क्या हो जाएगा बाबू, नो एरर हो जाएगा। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बाबू। ही वाज बेंट अपॉन टू मर्डर हिम, देखिएगा ही वाज बेंट अपॉन, ये MTS का क्वेश्चन है जी। अब भाई MTS वाला क्वेश्चन है तो समझ ही रहे हैं, वो ग्रामर का थोड़ा बहुत देखेगा, उससे ज़्यादा नहीं देखेगा। तो क्या कहता है, ही वाज बेंट अपॉन, यहाँ अपॉन लगल यहाँ फिर टू लगाने की क्या जरूरत है, सीधे आप क्या कर दीजिए, इसके बाद हमेशा V4 यूज होता है, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट से यूज कर सकते थे मर्डरिंग हिम, फिर टू लगाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि इसके बाद प्रीपोजिशन के बाद जब भी कोई वर्ब आता है तो अपने चौथे रूप में होता है। तो अपॉन मर्डरिंग हिम सेंटेंस मेरा सही है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू हमारे सामने, यू विल सी द मैच टुमारो इजंट इट, ये देखिए ये तो आप जानते हैं बाबू। अब ऐसा दिया हुआ है तो हम लोग इसको एम्फैटिक सेंटेंस के अंतर्गत भी रख सकते हैं। तो यहाँ विल है तो वांट यू कर देंगे, ठीक है ना, क्या यूज कर देंगे बाबू, वांट यू कर देंगे या विल नॉट यू, ठीक है ना। इसके हिसाब से यहाँ ईज के लिए कोई जगह भी नहीं है, जो यहाँ पर दिया रहता है ना उसी को लेकर लास्ट में हम लोग उसका नेगेटिव कर देते हैं। यदि यहाँ पर पॉजिटिव देगा तो यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ नेगेटिव देगा तो क्या कर लेंगे बाबू, यहाँ पर पॉजिटिव कर लेंगे। क्लियर है ना? चलिएगा नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसमें कुछ दाम नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो हमसे क्या कहता है, उसको थोड़ा सा समझना होगा। ये कहता है आई मेड हिम टू अपोलोजाइज फॉर हिज रूडनेस। नियम कहता है कि एक मेन वर्ब के रहते हुए, है ना, मेन वर्ब के रहते हुए उसी सेंटेंस में जब एक दूसरा वर्ब आप जोड़ रहे हैं तो उसके आगे 2 + V1 लिखना चाहिए, माने 2 लगाना चाहिए। क्लियर है ना? कॉन्सेप्ट तो वास्तव में ये है, लेकिन कहता है कि यदि उस मेन वर्ब के तौर पर मेक हो, बीड हो, हियर हो, लेट हो, सी हो, वॉच हो, तो उसके बाद जो ऑब्जेक्ट यूज होगा वो अपने बाद क्या लेगा, डायरेक्ट V1 का यूज करवाएगा, ना कि उसके पहले 2 लगवाएगा। क्लियर है ना? इसको याद रखना है, ये सब टर्म आपको दिख जाएगा ना तो वो वहाँ पर V1 यूज करेगा। जैसे देखिएगा, सी मेक्स मी क्राई लिखते थे ना बाबू, वह मुझे रुलाता है या मुझे रुलाती है, तो यहाँ मी के बाद क्या 2 क्राई लिखते थे आप, नहीं ना लिखते थे बाबू। वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज किया गया है। क्लियर है ना? तो ये टर्म सिर्फ मेक के साथ नहीं, बीड, हियर, लेट, ठीक है, सी, वॉच, ऑब्जेक्ट रहेगा तो V1 का यूज करेंगे। जैसे देखिए एक टर्म नहीं कहते हैं लेट हिम गो, लिखते थे ना बाबू, उसे जाने दें, तो क्या लिखते थे ऐसा, क्या लेट हिम टू गो, ऐसा कभी हमने लिखा नहीं ना लिखा, तो ये मेरा गलत है और ये मेरा सही है। तो देखिएगा याद रखना है, फिर से टर्म को समझ लीजिएगा कि मेक होगा, बीड होगा, हियर होगा, लेट होगा, सी होगा, वॉच होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखने के बाद वर्ब का पहला रूप हमेशा के लिए लिखना है। क्लियर है ना? याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बाबू, वी कैन डिसाइड इट ओनली आफ्टर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। यहाँ वी कैन डिसाइड इट ओनली आफ्टर, इन सब चीज़ों का हम लोग निर्णय तब करेंगे जब पूरी तरह से हम इससे जुड़ी हुई जितनी भी जांचें हैं उसको कर लेंगे। लेकिन यहाँ जुड़ी हुई की जगह पर इसने लिखा फार्दर। तो देखिएगा दो टर्म है जो कंफ्यूज करता है, एक है फर्दर, एक है फार्दर। फार्दर इज द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ फार। फार का कंपैरेटिव फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, फार्दर, यानी दूर से ज़्यादा दूर, ठीक है ना से ज़्यादा दूर, क्लियर। और एक फर्दर है, फर्दर हमसे कहता है कि इससे जुड़ी हुई जब दूसरी और बातें करनी होती हैं तो हम लोग क्या यूज करते हैं बाबू, फर्दर यूज करते हैं, यानी जुड़ी हुई, क्लियर। तो यहाँ क्या होना चाहिए था बाबू, फर्दर होना चाहिए था, हमने क्या लिख दिया, फार्दर लिख दिया, सही है। चलिए देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बाबू, आई एम हियरिंग दैट द मीटिंग इज लाइकली टू बी पोस्टपोन। हमने बोला था ना ये एमटीएस का क्वेश्चन है, जनरली वो कुछ करेगा नहीं, क्या करेगा, तो वह इंग्लिश ग्रामर का जो छोटा मोटा समस्या होता है ना उसी सबको लेके क्वेश्चन बना के दे देगा। तो देखिए एमटीएस में है तो यहाँ पर देखिए तो डायरेक्ट आई एम हियरिंग लिखा, ये कहता है कि वर्ब ऑफ परसेप्शन एक टर्म होता है, वर्ब ऑफ परसेप्शन एक टर्म होता है, वो ये कहता है कि आप हमें चौथे रूप में कभी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको हमेशा हमको V1 में लिखना होगा, और यदि कभी दम जिद है कि हम इसको चौथे रूप में लिखें तो हम उसके आगे क्या लगा देंगे बाबू, बीइंग प्लस V1, क्लियर है ना। ये भी इसके चौथे रूप में होने का एहसास कराता है। अब सवाल उठता है कि वर्ब ऑफ परसेप्शन क्या होता है बाबू, सवाल उठता है ना कि वर्ब ऑफ परसेप्शन क्या होता है। तो वर्ब ऑफ परसेप्शन कहता है कि वैसा कोई भी क्रिया जिसका सीधा सरोकार हमारे सेंस ऑर्गन से होता है, ठीक है ना, उसको हम लोग वर्ब ऑफ परसेप्शन कहते हैं। जैसे देखिएगा हियर, सी, स्मेल, है ना, टेस्ट करते हैं ना, ये सब जो टर्म होता है वो क्या होता है, हमारे सेंस ऑर्गन यानी ज्ञानेंद्रियों से जुड़ा हुआ है। इस वजह से हम लोग इसको हियरिंग नहीं लिख सकते थे, यहाँ पर हमको क्या करना चाहिए बाबू, हियर। तो आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि इसको हम लोग कंटिन्यूअस में ही रखें तो इसके आगे क्या लगा दीजिए, बीइंग लगा दीजिए, क्लियर है। तो इस हिसाब से मेरा देखिएगा ए नंबर पोर्शन में गड़बड़ी थी। देखिए बाबू इस तरह से हमने आज फिर 15 क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। बहुत ही आसान था, दम जो बेसिकली जो बताया जाता है उसी को हमने लेके बनाया था, ठीक है। हम आशा करते हैं कि आप इसको पूरी तरह से समझ गए होंगे 15 क्वेश्चंस को, और दम जी जान से लगे रहिए, ठीक है। फाउंडेशन बैच 1 तारीख से शुरू हो रहा है, और आज से एमबी बुक का जो प्रीवियस ईयर है, ठीक है, उसका हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन डील करेंगे शाम में 5 से 6, ठीक है, 5 से 6 एमबी बुक, क्लियर। और 1 फरवरी से सुबह 10 बजे और शाम में 6 बजे 2 बैच स्टार्ट हो रहे हैं। आप जितने भी मित्र हैं उन सभी को कहिए कि आप हमारे क्लास को ज्वाइन करें, ठीक है। फी में डिस्काउंट ये है बाबू कि 1 तारीख तक यदि आप अपने मित्रों को लेकर किसी को भी लेके आते हैं तो एडमिशन जो होगा वो पुराने फ़ी पर होगा। 1 तारीख से बैच स्टार्ट हो जाएंगे। जो भी बच्चे आए, कोरोना काल के बाद ये बहुत सारी समस्याएं आई हैं, जैसे रेलवे का एग्जामिनेशन, इन सब चीज़ों को लेकर बहुत सारे लड़के हटे हुए हैं, लेकिन उनको हटना नहीं चाहिए क्योंकि सितंबर से फिर सीट आ रहा है ना, क्या वही चीज़ आशा की किरण है ना, इंग्लिश टीचर्स के लिए आशा की किरण है वो, नहीं तो रेलवे के नाम पर बहुत सारे लड़के भड़के हुए हैं, है ना, उधर ही दिमाग लगाए हुए, जबकि उनको बोलना नहीं चाहिए कि जैसे सीट लागू होगा स्टार्टिंग में ही लगभग 43,000 पोस्ट के लिए वैकेंसी आएगी, ठीक है। तो वहाँ इंग्लिश नहीं पढ़ोगे तो कहाँ जाओगे बाबू, और कॉन्सेप्ट तो मेरा वाला ही काम आएगा, ठीक है। कहीं पर भी मिला के देख लो, ठीक है। इस तरह का कॉन्सेप्ट जनरली टीचर्स नहीं प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हमने ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन डील करने का तरीका बताया। एमबी पब्लिकेशन वाले में आइएगा तो उसमें भी देखिएगा, उसको हम और कितने बेहतर तरीके से आपको प्रोवाइड करके देंगे, क्या क्लियर है ना। तो इस हिसाब से हम लोग सब कुछ हैंडल बढ़िया तरीके से करते हैं, ठीक है। मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में।